नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि कैसे यूक्रेन रूस वॉर के चलते भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल 2 गुना होने जा रहा है और तेल की यह महंगाई केवल आपकी नहीं, भारत सरकार का भी बजट बिगाड़ सकती है। साथ ही आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी 2 खास खबरों पर चर्चा करेंगे। कैसे सरकार सेक्शन 80C के डिस्कशन वाली ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम की सुर्खियों में आते ही न्यू पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए क्या कुछ शुरू हो गया है। आज हमारे साथ 2 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे और चलते चलते ये भी बताएंगे कि आज शेयर बाजारों में क्या उठापटक हुई और कौन है शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला। शुरू करते हैं आपके खर्चा पानी से जुड़ी एक खबर से। इनकम टैक्स पेयर्स को एक और झटका लग सकता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए पुरानी टैक्स रिजीम में मिल रहे डिडक्शंस का अट्रैक्शन धीरे धीरे घटाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू इनकम टैक्स रिजीम को अपनाएं। आपको बताते चले कि साल 2020 में सरकार इनकम टैक्स की नई व्यवस्था लेकर आई थी। इसके तहत इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स रेट कम रखा गया था, लेकिन उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80C डिडक्शंस की सुविधा नहीं मिली थी। लेकिन अब तक आम टैक्स पेयर्स ने नए इनकम टैक्स रिजीम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हमने टैक्स कंसल्टेंट विनोद रावल से बात की और जानना चाहा कि पुरानी टैक्स रिजीम खत्म होने से आम आदमी की कमाई और बचत पर क्या असर होगा। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, सरकार की बिल्कुल क्लियर मंशा है इसके ऊपर कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं रहना चाहती है और वो डिडक्शंस को कैरी ऑन नहीं करना चाहती है। और उन्होंने अपनी मंशा 2 साल पहले क्लियर कर दी थी, पिछले बजट में भी ले आए थे और इसमें भी उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया था, उसको कंटिन्यू किया था। तो उसके साथ साथ ये है कि जो डिडक्शंस हैं, क्योंकि डिडक्शंस के अंदर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं हैंकी पैंकी जिससे वो बचना चाहते हैं और वो टैक्स एक्ट को सीधा सीधा रखना चाह रहे हैं। जिस तरह से हमारा जो नया टैक्स रिजीम है वो हमारे 6 टैक्स के स्लैब देता है, 5% से लेकर 30% तक। वैसे भी टैक्स रेट 30% तक है, लेकिन उसके अंदर हमारे अलग टैक्स स्लैब्स हैं जिसमें हम 5% से जाते हैं, फिर 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से है। तो सरकार जो है ये चाहती है कि जो ये डिडक्शंस हैं, जो 80C की हमको मिलती है, जो मेडिक्लेम की है, ये जो डिडक्शंस हैं, इसको कहीं ना कहीं हम खत्म कर दें और सीधा सीधा जो सिस्टम है, जितना आप कमाइए उस पर उसी हिसाब से टैक्स दे दीजिए। मुझे लगता है कि तरुण बजाज साहब का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ है, क्योंकि पहले भी मैंने और आपने जब इस पर बात की तो आपके चैनल पर भी और 1-2 जगह और भी, तो उनके बयान में बिल्कुल इस बात में क्लैरिटी है कि वो इसी तरह से इसको रखना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे डोंट वांट टू डू कि एग्जम्पशंस क्या है, डिडक्शंस क्या है, जिससे कि किसी को भी इसके कंफ्यूजन में ना पड़े और बिल्कुल सीधे सीधे हम चले उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल उनकी मंशा क्लियर है कि ये डिडक्शंस ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है और सरकार बिल्कुल इसको सीधा रखना चाहती है। तो ये है तरुण बजाज साहब की उस स्टेटमेंट के जो मायने हैं वो बिल्कुल ये निकलते हैं। हालांकि उससे एक आम आदमी को नुकसान होता है कि उसका जो डिडक्शंस का जो बेनिफिट है, जो हमारी जो समाज है हमारा, जिसके अंदर हम ग्रूम हुए हैं, ये संस्कार है हमारे, वो हमें सेविंग की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज के अंदर कोई इस तरह की डिडक्शंस नहीं होती हैं, तो हम शायद उसी तरफ को फॉलो करना चाह रहे हैं कि हम कमाइए और पैसे को इकट्ठा कीजिए और उन पैसों से आप अपना रिटायरमेंट फंड बनाइए, ना कि सरकारें आपके लिए कुछ करें। तो इस तरह से ये रिजीम नया जो आया था वो उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो नया रिजीम है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है अभी। लास्ट ईयर भी इसके ऊपर जो डाटा आया था वो बहुत ज्यादा कोई ऐसा एंथुसियास्टिक नहीं था कि कोई इसकी वजह से लोगों ने इसको ऑप्ट किया हो। तो सरकार इसको सिंगल रिजीम नए वाले को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है और पुराने को खत्म करना चाह रही है। तो ये है मेरे ख्याल से जो इसके अंदर जो मायने हैं इस सारे, वो उसके पीछे ये वाले हैं कि कैसे इसको हम उसमें ले सकते। मैं थोड़ा सा सरकार से एक्चुअली असहमत तो हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपके सवाल का जवाब एक क्लैरिफिकेशन में देना चाह रहा हूं कि हाउसिंग लोन हम लेते हैं उसके ऊपर 2 लाख तक की मुझे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे रिबेट मिलता है, वो मुझे नहीं मिलेगा। मेरा LIC की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं बच्चों की ट्यूशन फी जो स्कूल को पे करता हूं वो मेरे उसका पार्ट है। इसके अलावा मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड एज ए बिजनेसमैन, एम्प्लॉय का तो प्रोविडेंट फंड है, मेरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, दोनों हम उसके अंदर कवर होते हैं।
इस तरह के जितने भी डिडक्शंस हैं, जितने अलाउंसेस मुझे मिलते हैं, जो मुझे बच्चों का एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उससे खत्म हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हटाने के बाद मुझे ये टैक्स स्लैब मिलता है जो ये वाला है। तो आप ये कहिए कि मैं, जब हम लोगों ने इसको कंपेयर किया था लास्ट ईयर, और यही शायद इसको हमारे टैक्स पेयर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है इसको, और इसीलिए वो उन्होंने इसको कुछ बहुत, मैंने आपसे कहा कि बहुत एंथुसियाज्म नहीं दिखाया, कोई ऐसी ये नहीं दिखाया कि बहुत कुछ ऐसा मिल गया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अभी कंटिन्यू रहा, तो दोनों रिजीम चले। तो सरकार ये चाहती है कि ये टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितने अलाउंसेस हैं, मेडिकल के रिबेट्स हैं, हमको जो हम अपने जितने भी तरह के एम्प्लॉइज को छूट मिलती है जो टैक्स से सैलरी के बाद, वो उसको हटा करके सीधा सीधा जो तनख्वाह मिलती है उस पर सीधा टैक्स कैलकुलेट करना चाहती है। ये समझिए कि कैलकुलेटर से सिर्फ मैथमेटिक्स करके 2+2 4 के फार्मूले में जाना चाह रही, बाकी सब जो लोग का फायदा इस चीज का जो मिलता था, और जिससे सच बात तो ये कि हम अगर आज कुछ आपको बने हुए दिखाई देते हैं, तो ये हमारे माँ बाप की वो जो सेविंग्स हैं, जिन्होंने हमको जिंदा रखा और जिन्होंने हमें एक सपोर्ट दिया हुआ है, तो सरकार उसको हटा करके ये चाहती है कि आप अपनी सेविंग्स खुद कीजिए। तो उससे सरकार को ये फायदा होता है कि जो फंड जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जा करके, आप चूज करिए कि आपको कौन से फंड में जाना है। आपको इक्विटी में रिस्क लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए। अभी तो हम एक तरह से बहुत प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में जो रहते हैं, जिसको आप कहिए कि जो हमें सोशल सिक्योरिटी वाली मिलती है, इससे सरकार हमें चाहती है कि हम इससे बाहर आए। तो ये है मेरी सोच इसके अंदर। पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की कोशिश क्या की, कई राज्यों में इसे बहाल करने की मांग शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच सरकार एक नई पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए काम तेज कर दिया है। खबर है कि उसने नई पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न दिलाने की कावियात शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि नई स्कीम के तहत कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा कैपिटल मार्केट में भी लगाने की योजना थी, लेकिन इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस स्कीम को लेकर लोगों का रुझान अच्छा नहीं रहा है। क्या है सरकारी पहल, इस बारे में हमने एक्सपर्ट का रुख लिया है। 16 अगस्त 2021 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि हम एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने जा रहे हैं जो इसके ऊपर वर्कआउट करेगा, नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। तो आज की जो सुर्खियां वो इस बात पर है कि वो कंसल्टेंट जो है उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। अर्नेस्ट एंड यंग एक्चुरियल सर्विसेज एलएलपी को इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो इसके अंदर से मोडालिटीज वर्कआउट करेगा कि कैसे ये किया जा सकता है कि जो मेरा कैपिटल फंड है, जो मैं इन्वेस्ट करता हूं, उसकी एक तो उसकी सेफ्टी रहे, और उसके साथ जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड को अगर हम एटीसी में खत्म करते हैं, जो हमारे पिछले क्वेश्चन में था, तो हमको आज अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अराउंड 7 to 8% प्रोविडेंट फंड पर जो मिलता है। तो सिमिलरली सरकार चाहती है कि नेशनल पेंशन स्कीम में ला करके वो उसको भी यहां ले आया जाए और एक अश्योर्ड रिटर्न की तरह से यहां आ जाए। तो आप उन सब से हट करके सरकार अपनी गारंटीज को जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से, कमोडिटीज से, यहां से पैसा कमा करके, जिस तरह से म्यूचुअल फंड पैसा कमाते हैं, लिक्विड बॉन्ड से पैसा कमाते हैं, तो वो उस पैसे को, उसका फायदा कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉइज को इस शेप पे देना चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहती है कि जो रिस्क है वो अब इन्वेस्टर खुद ले, या बीच में जो गारंटी देने वाली एजेंसीज हैं वो ले। तो रिजर्व बैंक इसकी अपनी गारंटी इसको ना दे करके, तो जो एक्चुरियल सर्विसेज है उसको ये काम दिया गया कि वो इसको वर्कआउट करे, कैसे कैसे दिया जा सकता है, क्या ब्याज में हमें बेनिफिट दे सकते हैं, या हम दूसरी तरह से कहीं ना कहीं से किसी और तरह से अश्योर्ड रिटर्न दे सकते हैं। तो ये आज का जो सवाल है, जो ये आज की सुर्खियां हैं, वो इस बात पर है कि वो कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है। तो जो अगस्त 21 से जो एक चल रहा था एक प्रोसेस, उन्होंने बिड इनवाइट की होगी, वो एक प्रोसेस अडॉप्ट किया होगा जब भी कोई सरकार कंसल्टेंट अपॉइंट करती है, तो उसको करने के बाद बेसिकली उन्होंने किया है। तो ये जो हमारा कैपिटल प्लस एडिशनल बेनिफिट्स या इंटरेस्ट रेट गारंटी की बात थी, फंड्स रिसीव जो स्विच किए जाते हैं, एक फंड से दूसरे फंड स्विच होता है, तो उस वक्त उसको फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाए या कैसे माना जाए, उसके साथ साथ इससे एनपीएस से विड्रॉल कैसे की जाएगी, उसके ऊपर वर्किंग की जाए। तो आज की सुर्खियां जो है वो ज्यादा इस पर हैं कि कंसल्टेंट हैज बीन अपॉइंटेड। सरकार इस पर काम पहले से कर रही थी
और आगे करेगी, क्योंकि इस नेशनल पेंशन स्कीम को ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से सोशल सिक्योरिटी की तरह ये आ गया है। तो यही के थ्रू ये वो देना चाहते हैं सरकारी एम्प्लॉइज को भी, और अदर देन जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनको भी वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट इसमें इन्वेस्ट करें, और जो डिडक्शन वहां नहीं मिल रहा वो इसके एनपीएस के थ्रू आप लें, और यहां पर वो दान जाना चाह रहे हैं ताकि वो पूरा डिजिटली कंट्रोल। कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच एक खबर यह भी है कि भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल मौजूदा वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार कर सकता है। ये तेल आयात पर पिछले साल खर्च हुई रकम का करीब 2 गुना होगा। भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी के बीच क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर 94.3 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल की महंगाई को देखते हुए 31 मार्च तक इस साल का कुल ऑयल इंपोर्ट बिल 115 अरब डॉलर तक जा सकता है। तेल के आयात पर अकेले जनवरी में ही 11.6 अरब डॉलर खर्च हुए हैं, जबकि पिछले साल जनवरी में भारत ने 7.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। माना जा रहा है कि इसका हमारी आपकी जेब पर असर तो पड़ेगा ही, इससे सरकारी रेवेन्यू ग्रोथ और डेफिसिट का बजट एस्टिमेट भी बिगड़ सकता है। हमने बात की दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर से। बिल्कुल, ये जो कल से खबर आ रही है कि न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में बात हो रही है, और पुतिन ने कहा है कि अल्टीमेटली आप रेडी रहें, जिस तरह से सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के आ रहे हैं या जापान कर रहा है, तो उसमें इम्पैक्ट दिख रहा है। और हमें ये न्यूज़ तो आ ही रही है, आज काफ़ी मार्केट से ये न्यूज़ आई है कि $100 से पहले ही क्रॉस कर गया था पर बैरल जो है क्रूड प्राइस जो है ब्रेंट का, और आज जो है 105 से $6 जो है वो स्पॉट प्राइस भी और फ्यूचर प्राइस दोनों ही फ्लक्चुएट कर रहा है, इनफैक्ट उसी साइड मूव कर रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है उनकी खबर आई है, और वो एक एस्टिमेट दे रहे हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, जिसमें इंडिया जो है 85% जो है इम्पोर्ट करता है टोटल जो हम क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम यही कह रही है कि मार्च तक हम इस फाइनेंशियल ईयर में 115 अरब डॉलर जो है वो हमारा बिल हो सकता है। और वो बात सही भी है, और जिस तरह से वो एस्टिमेट हैं हमारे, एस्टिमेट क्या क्लियर डेटा ही है कि जो अप्रैल से जनवरी तक जो क्रूड हमने इंपोर्ट किया है, उसका जो इस टाइम बिल है वो 94.3 अरब डॉलर है। और अभी हमें ध्यान रखना होगा कि वो अप्रैल से लेके जनवरी तक है, तो अभी फरवरी है, मार्च है, 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो वो बहुत ही बड़ा एक तरह से इम्पैक्ट है जो जो क्राइसिस हमें यूक्रेन और रशिया का दिख रहा है। और इसमें डेटा हम उससे भी रेफरेंस दे सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि जनवरी में हमने इंडिया ने 11.6 अरब डॉलर जो है खर्च किए हैं इंपोर्ट करने के लिए ऑयल को, जो कि यदि लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें जनवरी 2020 से, तो उस टाइम हम 7.7 अरब डॉलर जो है खर्च कर रहे थे। तो आप देखिए 7.7 अरब डॉलर से कहाँ जो है 11.6 अरब डॉलर जो है ज़्यादा हो गया, तो अराउंड हम 4 अरब डॉलर जो है ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और जिस तरह की खबर अभी आ ही रही है, जो हम पहले कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो 115 डॉलर भी वो पहुंच सकता है, क्रॉस कर सकता है, जो कि अभी 105 और 6 के राउंड में है। तो जाहिर सी बात है कि 115 डॉलर जो है, जो एस्टिमेट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बोल रही है, वो बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट है, उसमें इंक्रीज होने का जो है एक स्थिति बनी हुई है। और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं विनिमय मुद्रा जो है या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो एक तरह से सीवियरिटी है और बढ़ेगी इंडिया के लिए इस क्राइसिस में, जो क्राइसिस दिख रहा है। मतलब जो बजट में डेटा आया था और ये बोल ही रहे हैं कि जीडीपी जो है इंडिया का 147 लाख करोड़ रहेगा। और जिस तरह से अब दिख रहा है फिगर, और उसमें ग्रोथ रेट पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज है और यूज होगा। और ये भी बात आ रही है कि इन्फ्लेशन रेट भी नेचुरल है कि यदि क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और हम पहले खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि ये तो 10 मार्च का इंतजार है,
तो उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में और दिखता है, प्रोवाइडेड इसके कि रिजल्ट क्या रहते हैं कि यदि वो बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं तो नेचुरली उसका जो है पॉजिटिव कह लीजिए या वर्स इम्पैक्ट जो है वो हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट लिंक होते हुए जो है वो इन्फ्लेशन को दिखेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो प्राइसेस है पेट्रोल और डीजल के या गैस के वो भी बढ़ने के काफी चांस हैं। और सिर्फ उसके नहीं बढ़ने वाले हैं, जो हम जो नेचुरल गैस है जो इंपोर्ट कर रहे हैं, लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी, उस पे भी हमारा जो है इसी रेफरेंस पॉइंट में जो हम जनवरी का डेटा देख रहे थे, तो पिछले साल हम एलएनजी स्पेंड कर रहे थे इंडिया इंपोर्ट करने के लिए अराउंड बिलियन डॉलर, और इस टाइम अराउंड हम जो है $10 बिलियन जो स्पेंड कर रहे हैं जनवरी में ही। तो नॉट ओनली कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस, लेकिन जो नेचुरल गैसेस के प्राइसेस या एलपीजी की जो प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट होगा, और एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो ग्रोथ रेट पे भी इम्पैक्ट होगा, और नेचुरली उसका जो एक्चुअल जीडीपी का जो $147 हम 147 लाख करोड़ रुपीस जो हमारा बजट में यूज कर रखा है, उसका भी एस्टिमेट आने वाले दिनों में कम होगा। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूसी बैंकों को इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर करने की अमेरिकी और यूरोपियन देशों के फैसले और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों का असर तो आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन आज फॉरेक्स मार्केट में रूसी करेंसी 30% से ज्यादा गिर गई। स्विफ्ट एक ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क है, या कह लीजिए कि देश के बाहर पैसे की लेन देन का मैसेजिंग चैनल है। इससे बाहर होने का मतलब है कि रूस दुनिया के दूसरे देशों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में कट जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इससे भारत और रूस के बीच व्यापार पर भी बुरा असर होगा। हो सकता है कि दोनों देशों के बीच रुपए और रूबल में पेमेंट ज्यादा हो, लेकिन अब जब रूबल टूट रहा है तो भारत के लिए इसकी क्या मायने हैं? हमने रुख किया एक्सपर्ट का। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, स्विफ्ट है, उसको कहीं ना कहीं सैंक्शन के जरिए लाया गया है, और जो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें रोक लगी है। काफी बैंक्स जो है रोक दिए गए हैं, जो यूरोपियन यूनियन और जो यूएस से जो रशिया के साथ जो लिंकेज था, और जाहिर सी बात है उस कारण से हमें दिख रहा है कि जो डेप्रिसिएशन रेट है रूबल का वो 30% डिक्लाइन किया है, आज ये खबर आ रही है। तो लगभग जो है एक जो है डॉलर अब जो 120 रूबल के इक्वल हो गया है। तो बिल्कुल 30% जो है डिक्लाइन है, डेप्रिशिएट हो रही है रूबल। तो उस लेवल पे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो ट्रेड है, जो रशियन ट्रेड है उस पे इम्पैक्ट है। आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उस पे जो है इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो आप मानिए कि वहाँ का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो एडवर्स इम्पैक्ट में आएगा, और साथ में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसका ही एडवर्स इफेक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मैं देख रहा था डेटा कि यूएस की ग्रोथ रेट ऑलरेडी 2021 में -3% थी। तो अब ये एस्टिमेट आ रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट होगी जो रशिया की वो -5% हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है रशियन इकोनॉमी के लिए। और उसी का रेफरेंस ये भी कह सकते हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये दूसरी बात है कि इस डेप्रिसिएशन के साथ ऐसा नहीं है कि वो रशिया ही इम्पैक्ट करेगा, वो नेचुरल है कि वो यूक्रेन भी इम्पैक्ट कर रहा है। और हम पहले बात करते रहे हैं कि अराउंड जो फूड का जो एक्सपोर्ट है वो यूक्रेन से काफी ज्यादा है, खासकर मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में। और उससे कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी और स्टारवेशन के इश्यूज हैं वो आने वाले हैं। और सिमिलरली जो रशिया का जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उसका जो 25 से लेके अराउंड 45 to 50% जो है यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज कर रही हैं। तो उसका इम्पैक्ट भी हमें दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि वन साइड हम कहें कि रशिया पे इम्पैक्ट होगा, वो और इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट होगा, चाहे यूएस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, या मिडिल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज है। और उसी का इम्पैक्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इंडिया पे तो ये, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इंडियन है तो उसके हमारा भी फॉरेन ट्रेड ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। ये हम पहले भी बात कर रहे हैं कि जो हम इम्पोर्ट बिल है वो इंक्रीज करेगा, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और वो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्राइसेस जो है ऑलरेडी हम प्राइसेस जो है हायर देख रहे हैं। जो आरबीआई की लिमिट है कि वो 6% से नीचे रहना चाहिए था, 6% से ऊपर हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हो रहा है। साथ में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अराउंड 13% है। और नेचुरल है उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी आने वाले दिनों में होगा। तो ये बात तो है ही। और जो दूसरा जो प्रश्न आप इसका तो कनेक्ट कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट है कि अल्टीमेटली जो स्विफ्ट का जो लिंकेज है, यदि मान लीजिए वो यूरोपियन यूनियन और यूएस में
वो ट्रांजैक्शन कम की गई है या बंद की गई है, तो एक तो आप ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया का एक तरह से, एक तो हमें मालूम है डिफेंस जो है रिलेशनशिप है, और कुछ जो है प्रोडक्ट्स में हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कम है लेकिन है। तो कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं हम कि अब जो है, क्योंकि रुपए और रूबल के बीच में भी एक्सचेंज होता है, तो मान लीजिए जब डॉलर का जो है इस तरह का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इम्पोर्ट हम जो है नेचुरल गैस या फिर पेट्रोल का जो है वो हम रशिया के साथ कर सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अभी भी हम एक तरह से मज़ाक की बात भी हो रही है कि चाइना और इंडिया एक साथ खड़ा हुआ है रशिया के, जिसमें कि ज़्यादा क्लियर स्टैंड जो है वो नहीं आ रहा है, और हल्की सी एक सपोर्ट करते हुए रशिया को दोनों कंट्रीज दिख रही हैं। तो उस तरह से कुछ जो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इम्पोर्ट जो है वो हम कर सकते हैं, और क्रूड ऑयल खासकर या गैस जो है, नेचुरल गैस जो है रशिया से, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं इंडिया और रूबल की ट्रेड रिलेशन में। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की कमान पहली बार एक महिला के हाथ में होगी। सरकार ने माधवी पुरी बुच को सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। अब तक सेबी की कमान संभाल रहे अजय त्यागी का कार्यकाल आज यानी 28 फरवरी को पूरी हो गया है। माधवी सेबी की कमानी संभालने वाली पहली महिला ही नहीं, वह प्राइवेट सेक्टर से इस पद पर आई पहली हस्ती है। माधवी इसके पहले सेबी की होल टाइम मेंबर रह चुकी है। उन्हें सेबी की एक टेक्नोलॉजी कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। माधवी ने अपने करियर की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक से की और फरवरी 2009 से मई 2011 तक एमडी और सीआईओ के पद पर रही। उसके बाद 2011 में वह सिंगापुर चली गई, जहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल एलएलपी में बड़े पद पर काम किया। चलते चलते शेयर बाजारों का हाल भी जान ले। आज घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। यूक्रेन रूस वॉर को लेकर सुबह टेंशन बढ़ने के बीच सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा टूट गया था, लेकिन यूक्रेन रूस के बीच बातचीत की खबरें आते ही मार्केट में रिकवरी शुरू हुई और शाम को बाजार बंद होने तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ग्रीन सिग्नल में दिखे। सेंसेक्स 388 पॉइंट ऊपर 56,247 और निफ्टी 135 पॉइंट ऊपर 16,793 पर बंद हुए। शेयर बाजारों की यह रिकवरी अगर यूक्रेन रूस मोर्चे पर तनाव कम होने का संकेत है, तो यह वाकई अच्छा रुझान है और बाजारों में आगे तेजी बनी रह सकती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा है हमारे साथी प्रमोद ने। नमस्कार। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो एनएफटी वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।